Hello, how are you? I hope you guys are doing great. I, Prabhav Sharma, welcomes you all to the Civil Point Institute इंदौर। तो हमने एक नया सब्जेक्ट शुरू किया था जो कि था फ्लूइड मैकेनिक्स, और उसकी जो पहली यूनिट थी वो भी हमने शुरू कर दी थी। उसके पहले अगर आपको मैं अपने बारे में बताऊं तो ये सारी मेरी क्वालिफिकेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के सेशन को। तो बेसिकली जो कल हमने चीज़ें पढ़ी थी एक बार उनको क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे, उसके बाद हम आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। हमने शुरू किया था यूनिट नंबर 1 जो कि था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो क्या-क्या चीज़ें हमने देखी थी एक बार क्विकली रिकैप करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हमने बात की थी आपसे कि इंट्रोडक्शन में कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है? तो फ्लूइड मैकेनिक्स को हमने 2 टर्म्स में तोड़ दिया था। एक हमने लिया था फ्लूइड और दूसरा हमने लिया था मैकेनिक्स। तो पहले हमने समझने की कोशिश की थी कि फ्लूइड का क्या मतलब होता है ना? तो फ्लूइड का मतलब क्या होता है? एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो जो भी चीज़ बह सकती है उसी को हमने क्या बोल दिया था? फ्लूइड बोल दिया था। अब यहाँ पे हमने 2 चीज़ें पर फोकस किया था, एक तो सब्सटेंस और एक फ्लो। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जिसका फाइनाइट मास हो, जिसका कुछ ना कुछ स्पेस हो और जिसको हम छू सकें, तो उसको हम सब्सटेंस बोलते हैं। और फ्लो को हमने डिफाइन किया था कि रिलेटिव चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपका कोई भी पार्टिकल टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, दैट मीन्स वो फ्लो कर रहा है। वो सब्सटेंस दैट मीन्स फ्लो कर रहा है। तो ये सारी क्वालिफिकेशन जो भी चीज़ रखेगी, उसको हम बोल देंगे कि वो क्या है? फ्लूइड है। तो ऐसी क्वालिफिकेशन पे हमारे सिर्फ 2 तरीके के मैटर खरे उतरे, जिसमें से एक था आपका लिक्विड और दूसरा था आपका गैस। लिक्विड में क्या होता है कि जिस भी शेप में आप लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसका शेप को गेन कर लेता है। ठीक है? अगर आप लिक्विड में थोड़ा-सा भी फ़ोर्स लगाते हैं तो वो फ्लो करने लगता है। अगर कोई वेसल में आपने लिक्विड को भरा और उस वेसल को अगर आपने टिल्ट किया तो लिक्विड क्या करने लगता है वहाँ से? फ्लो करने लगता है। तो ये हमारा क्राइटेरिया फ्लो करने का फुलफिल करता है। साथ ही साथ मैंने आपको गैस का भी एग्ज़ाम्पल दिया था। गैस में क्या होता है कि जभी भी हम गैस की बात करते हैं, तो बेसिकली गैस भी क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है, क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं तो वो फ्लो के फॉर्म में ही कर रहे हैं। CO2 इन्हेल कर रहे हैं तो वो फ्लो के फॉर्म में ही कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि जो फ्लूइड है वो आपका लिक्विड है और साथ ही साथ आपका गैस है। ठीक है? अब जो गैस होती है वो इनविजिबल होती है और जो आपका लिक्विड होता है वो फ्लूइड होता है। तो यहाँ से हमको फ्लूइड की डेफिनेशन समझ में आ गई थी। एक चीज़ और है, फ्लूइड का जो फ्लूइड जो होता है, अगर आप उसमें थोड़ा-सा भी स्ट्रेस लगाएँगे, तो फ्लूइड इज़ समथिंग, इट हैज़ negligible resistance, it has negligible resistance टू shear stress। तो shear stress के खिलाफ भी इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी नेग्लिजिबल होता है। अगर आप थोड़ा भी shear stress इसमें अप्लाई करते हैं तो फ्लूइड क्या होने लगता है? फ्लो होने लगता है। ठीक है? नेक्स्ट हमने देखा था कि मैकेनिक्स सॉरी हाँ, इसके बाद हमने कुछ की पॉइंट, कुछ जो हमारा एक्सट्रैक्ट था फ्लूइड का वो हमने निकाला था। तो सबसे पहला हमने देखा था कि फ्लूइड ऐसी चीज़ होती है जिसमें मास होता है। उसका खुद का कोई शेप और साइज़ नहीं होता है, जिस भी कंटेनर में आप उसको पोर करते हैं या भरते हैं, उस कंटेनर का वो शेप और साइज़ ले लेता है। अगर आप किसी वेसल में डालते हैं तो वेसल का शेप और साइज़ ले लेता है, कंटेनर में डालें, टंकी में डालें, जहाँ भी डालेंगे उसको उस शेप का वो हो जाता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे हमको समझ में आई थी, वो ये समझ में आई थी कि फ्लूइड एक ऐसी चीज़ होती है, जो अपने खुद के वेट के इन्फ्लुएंस की वजह से बहती है। सॉलिड को अगर आप रख देंगे तो वो अपने वेट के इन्फ्लुएंस में कभी भी फ्लो नहीं करेगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लूइड, तो इट विल गेट ये जो होगा वो फ्लो होने लगेगा अपने खुद के वेट की वजह से। तो ये कुछ हमारा एक्सट्रैक्ट था, कुछ हमारा क्रक्स था फ्लूइड के बारे में। नेक्स्ट हमने बात की थी मैकेनिक्स के बारे में। तो मैकेनिक्स क्या होता है आपका? मैकेनिक्स होता है कि स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी। स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी इज नोन एज मैकेनिक्स। ठीक है? तो मैकेनिक्स में हम जो फोर्सेस हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं और किसी भी बॉडी में उन फोर्सेस की वजह से क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। ठीक है? अब मैकेनिक्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था 3 तरीके से। अगर हम सॉलिड के केस में बात करते हैं तो हमारा होता था सोम और सॉलिड मैकेनिक्स, जिसको हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी बोलते हैं। और अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें और हमको यहाँ से समझ में आ रही थी। अब जो आपका सॉलिड मैकेनिक्स होता है वो रिजिड बॉडी के लिए होता है। यानी कि रिजिड बॉडी क्या होती है आपकी? रिजिड बॉडी का मतलब होता है, रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है कि जैसे ये बॉडी है मान लीजिए, ठीक है? आपने इसमें फ़ोर्स लगाई, यहाँ से आपने फ़ोर्स लगाई। तो अब ये बॉडी में अगर मान लीजिए कोई डिफ़ॉर्मेशन हो भी गई ना, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और अगर उस डिफ़ॉर्मेशन को हम कंसीडर कर लें तो दैट इज़ नोन एज़ योर सोम। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एग्ज़ाम्पल हो जाता था आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और सोम का आपका एग्ज़ाम्पल हो जाता था स्ट्रेस और स्ट्रेन। लेकिन जब हम एफएम की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी फ्लूइड के अंदर डिफॉर्मेशंस आई या जो भी स्ट्रेसेस जनरेट हुए या जो भी प्रेशर हमने लगाया, इन सब चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो दैट इज़ नोन एज़
फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना या जो भी हमने फ्लूइड के फोर्सेस लगाई फ्लूइड के ऊपर, उसकी वजह से जो भी इफेक्ट्स आए फ्लूइड के ऊपर, इन सारी स्टडीज को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई कि फ्लूइड की क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, एक हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के तरीके से समझा कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। फिर हमने देखा कि अगर हमको फ्लूइड को स्टडी करना है तो फ्लूइड को हम दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। एक होती है हमारी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और एक होती है हमारी मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अगर मैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में बात कर रहा था तो उसके मैं क्या कर रहा था कि मेरा जो फ्लूइड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहा था। सिंगल सिंगल जो मेरे मॉलिक्यूल्स थे, सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहा था। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। पर आप मुझे बताइए, क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है कि फ्लूइड के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल हैं और सारे मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल फॉर्म क्या होगा कि फ्लूइड को हम एज़ अ होल स्टडी करें, यानी फ्लूइड को हम एक ही मॉलिक्यूल या एक ही जैसा कंसीडर करके, अलग-अलग मॉलिक्यूल ना समझकर एक ही मॉलिक्यूल समझकर अगर स्टडी करें तो दैट वुड बी ईज़ियर फॉर अस। जो वो क्या होगा हमारे लिए? ईज़ियर होगा और ज़्यादा कन्वीनिएंट होगा। तो उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमको फ्लूइड को माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के जैसे फॉलो करना है, कब हमको मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के जैसे फॉलो करना है? तो हमने बोला कि अगर फ्लूइड के बीच में कोई भी स्पेस, फ्लूइड के पार्टिकल के बीच में अगर कोई भी स्पेस नहीं है, एक फ्लूइड पार्टिकल और दूसरे फ्लूइड पार्टिकल के बीच में अगर कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है, तो हम फॉलो करेंगे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। लेकिन अगर एक फ्लूइड के पार्टिकल और दूसरे फ्लूइड के पार्टिकल के बीच में ढेर सारा स्पेस है, यानी कि स्पेस प्रेजेंट है, तो हम फॉलो करेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है? ये तो हमको पता चल गया कि हाँ, माइक्रोस्कोपिक कब करेंगे और मैक्रोस्कोपिक। अब ये कैसे पता करेंगे कि फ्लूइड के पार्टिकल के बीच में स्पेस है कि नहीं है? फ्लूइड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है कि नहीं है? तो वो हमें बता रहा था कौन? नुड्सन्स नंबर। वो हमें कौन बताता था? नुड्सन्स नंबर। तो हमने क्या किया? हमने समझने की कोशिश कर ली। अगर हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच समझ गए, तो माइक्रो हमें अपने आप आ जाएगी। जहाँ पे हम मैक्रो अप्लाई नहीं कर पाएँगे, वहाँ माइक्रो अपने आप अप्लाई हो जाएगा। पर फ्लूइड में हम क्या करते हैं? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ही फॉलो करते हैं। क्योंकि जब मैक्रोस्कोपिक हम अप्रोच हमें बोलती है कि फ्लूइड क्या है? कंटीन्यूअस है। फ्लूइड एज़ अ कंटीन्यूअम, है ना? कई बार हम सुनते हैं ये वर्ड, फ्लूइड एज़ अ कंटीन्यूअम, यानी फ्लूइड क्या है? कंटीन्यूअस है। और अगर फ्लूइड कंटीन्यूअस है तभी हम उसमें वेरियस जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर पाते हैं, चाहे आपका डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो। तो हमको ये मानकर चलना होता है कि फ्लूइड कैसा है? कंटीन्यूअस अप्रोच है। तो मैक्सिमम केसेस में हम क्या लेते हैं? फ्लूइड को कंटीन्यूअस लेकर चलते हैं और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को फॉलो करते हैं। पर हमको कैसे पता चलेगा कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को फॉलो करना है कि नहीं करना है? तो वो हमको पता चलता था नुड्सन्स नंबर से, है ना? ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, है ना? ये तो आपको समझ में आ गई होंगी। नुड्सन नंबर हमें बताता है कि अगर आपकी नुड्सन नंबर क्या होता है? रेशियो होता है आपका मीन फ्री पाथ अपॉन कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का। नुड्सन नंबर क्या होता है आपका? रेशियो होता है मीन फ्री पाथ और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का। मतलब जैसे मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल जाके इससे टकराया और फिर ये मॉलिक्यूल आके इससे टकराया। तो इन कंसेक्यूटिव टकराने के बीच का ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज योर मीन फ्री पाथ। और इतने फ्लूइड को मान लीजिए मैं स्टडी कर रहा था, है ना? यहाँ से लेके यहाँ तक के फ्लूइड को मैं स्टडी कर रहा था, तो यही मेरी क्या हो जाती है? यही मेरी हो जाती है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। यही क्या हो जाती है? मेरी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो इनका जो रेशियो होता है, इसी को मैं क्या बोलता हूँ? इसी को मैं बोलता हूँ नुड्सन्स नंबर। तो अगर नुड्सन नंबर की वैल्यू 0.01 से कम है, ठीक है? अगर नुड्सन नंबर की वैल्यू 0.01 से कम है, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरा फ्लो कैसा है? तो मेरा फ्लो कैसा है? कंटीन्यूअस है। ठीक है? अब ये नुड्सन नंबर की वैल्यू 0.1 का मतलब क्या है कि जो आपका मीन फ्री पाथ है ना, वो जो मीन फ्री पाथ है वो बहुत कम है। मीन फ्री पाथ बहुत कम है और आपकी लेंथ ज़्यादा है, तो कम अपॉन ज़्यादा क्या होता है? बहुत कम होता है। कम अपॉन ज़्यादा क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। तो अगर आपका नुड्सन नंबर की वैल्यू बहुत कम है, यानी फ्लूइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। और अगर फ्लूइड के बीच के पास डिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, तो उसी को तो हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड एज़ अ कंटीन्यूअम। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले सेशन में देखी थी। इस सेशन में थोड़े से और एडवांस चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लाइक आपका नो स्लिप कंडीशन क्या होता है? किस तरीके से नो स्लिप कंडीशन को पता लगाया जा सकता है? तो ये सारी चीज़ें इस सेशन में हम देखने वाले हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इस कंडीशन में हम इस सेशन में देखेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे आपको बोला केस नंबर 1, जब नुड्सन नंबर की वैल्यू 0.01 से कम है, तो इसी को मैं नो स्लिप कंडीशन भी बोल रहा हूँ। अब ये नो स्लिप कंडीशन क्या है? नो स्लिप कंडीशन का मतलब क्या होता है? ये तो आपको समझ में आ गया ना, फ्लूइड एज़ अ कंटीन्यूअम क्या होता होगा ना, ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर रहे हैं हम नो स्लिप कंडीशन के बारे में। तो नो स्लिप कंडीशन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपका कोई सरफेस है।
ये आपका कोई एक सरफेस है, ठीक है? इस सरफेस के ऊपर जब फ्लूइड पार्टिकल आया, इस सरफेस के ऊपर अगर फ्लूइड पार्टिकल आया, ये मान लीजिए फ्लूइड पार्टिकल इस सरफेस के ऊपर आया, तो वो इस सरफेस से चिपक गया, ठीक है? वो क्या हुआ, इस सरफेस से चिपक गया। इसके ऊपर जब हमारा फ्लूइड पार्टिकल आया, ये हमारा फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, तो वो सरफेस से क्या हो गया, चिपक गया। यानी सरफेस पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई, है ना? तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नो स्लिप कंडीशन, यानी फ्लूइड का पार्टिकल स्लिप नहीं कर पा रहा। एक ही कंडीशन, एक ही जगह पे आकर रुक गया है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज नो स्लिप कंडीशन। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नो स्लिप कंडीशन। इसी कंडीशन को हम बोल देते हैं नो स्लिप कंडीशन। समझ में आया होगा, सिंपल है कि जब फ्लूइड का पार्टिकल आपके सरफेस पे आकर चिपक जाता है, यही हमारा बाउंड्री लेयर में भी कॉन्सेप्ट होता है, वहां पे हम और अच्छे से देखेंगे। पर अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझिए आप कि जब फ्लूइड का पार्टिकल सरफेस पे आकर चिपक जा रहा है, वहां पे उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जा रही है। तो नो स्लिप कंडीशन के केस में जो नुटसन नंबर की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, नुटसन नंबर की वैल्यू जब हमारी नुटसन नंबर की वैल्यू जब 0.01 से कम होगी। जब हमारा जो नुटसन नंबर है उसकी जो वैल्यू है वो 0.01 से कम होगी। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। सिंपल है। चलिए केस 2 देखते हैं हम। केस 1 में तो सब चीजें क्लियर हो गई होंगी हमको। जब फ्लूइड के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस नहीं है तो उसको हम फ्लूइड एज अ कंटीन्यूअम बोलते हैं और उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, नो स्लिप कंडीशन बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट मेरा केस नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, केस नंबर 2। केस नंबर 2 को हम बोलते हैं कौन सी कंडीशन, स्लिप कंडीशन। केस नंबर 2 को हम क्या बोलते हैं, स्लिप कंडीशन, या इसको हम बोल देते हैं स्लिप फ्लो। अब यहाँ पे जो नुटसन नंबर है उसकी जो वैल्यू है वो 0.01 से लेकर 10 के बीच में है। नुटसन नंबर की वैल्यू जो है वो 0.01 से लेकर अगर 10 के बीच में है तो दैट कंडीशन इज नोन एज स्लिप कंडीशन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जब आपका फ्लूइड जो है, फ्लूइड का पार्टिकल जब सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है ना, तो वो रुक नहीं जा रहा। यहाँ पे वो रुक नहीं जा रहा, वो आगे बढ़ के और आगे चला जा रहा है, वो और आगे चला जा रहा है, यानी वो रुक नहीं रहा है। फ्लूइड का जो पार्टिकल है वो सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद रुक नहीं रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्लिप फ्लो। यानी फ्लो क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है फ्लूइड के पार्टिकल की, है ना, यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी लिख लीजिए, यू यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इज नोन एज यू। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, यू बोल रहे हैं। तो यू यहाँ पे जीरो नहीं है, यू यहाँ पे जीरो नहीं है ना। फ्लूइड की जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद जीरो नहीं हो रही है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज योर स्लिप स्लिप फ्लो। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्लिप फ्लो बोलते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्लिप फ्लो बोलते हैं। ठीक है, इसको बॉक्स बना लीजिए। चलिए थर्ड कंडीशन आता है केस नंबर 3, है ना, लास्ट केस है, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। केस नंबर 3 होता है आपका फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो। केस नंबर 3 होता है आपका फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो।
ठीक है। अब फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो में ज़्यादा कुछ नहीं है, Ku की जो आपकी वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या हो जाती है, 10 हो जाती है। Ku की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन क्या हो जाती है, 10 हो जाती है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल यहाँ पे इजीली क्या कर पा रहा है, फ्लो कर पा रहा है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। तो यहाँ पे 3 चीज़ें समझी मैंने। अगर मेरी जो Ku की वैल्यू है, Ku की वैल्यू जो है वो लेस देन अगर 0.01 है तो उसे मैं बोलता हूँ स्लिप फ्लो। और फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास लिख लीजिए। मास यानी क्या है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मास ऐसे कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनके बीच में कोई गैप नहीं आ रहा। ठीक है, तो और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, यानी कि मास जो है वो कंटिन्यूअसली क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अगर आपकी जो Ku की वैल्यू है वो किसके किसके बीच में है, 0.1 से 10 के बीच में है अगर, तो उसको हम बोलते हैं कौन सी कंडीशन, इसको हम बोलेंगे नो स्लिप फ्लो, है ना। ये होगा हमारा नो स्लिप फ्लो। और इसको हम बोलेंगे स्लिप फ्लो। और जब हमारी Ku की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो। फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो। और इसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को हम बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। वो कैसा होगा डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इस तरीके से होगा आपका डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्सेस ऑन अ फ्लूइड। तो ये आपको समझ में आ गया, न्यूटन नंबर के हिसाब से इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारा फ्लूइड जो है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो हमारा फ्लूइड है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है फोर्सेस ऑन फ्लूइड। किस तरीके की फोर्सेस हमारी फ्लूइड में लग सकती हैं, फोर्सेस एंड ऑन फ्लूइड। फोर्सेस ऑन फ्लूइड। तो फ्लूइड के ऊपर दो तरीके की फोर्सेस लग सकती हैं। एक तो आपकी होती है सरफेस फोर्स, एक होती है आपकी सरफेस फोर्स, और एक होती है आपकी बॉडी फोर्स। सरफेस फोर्स, सरफेस फोर्स का मतलब कि पूरे के पूरे सरफेस पे लग रही हो। जब जैसे एग्जांपल की बात करें तो प्रेशर है हमारे बॉडी पे, जो एयर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो सरफेस फोर्स है। ठीक है, और बॉडी फोर्स जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जो पर्टिकुलर पूरी किसी एक जगह पे लग रही हो, है ना, तो उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, यानी कि बॉडी फोर्स बोलेंगे। और अगर पूरे के पूरे सरफेस पे लग रही है
तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस फोर्स बोलते हैं। तो किसी एक सरफेस पे बस लगे तो सरफेस फोर्स, और सिर्फ अगर एक बॉडी पे लगे तो बॉडी फोर्स। ठीक है, तो ये दो तरीके की फोर्स होती हैं। अब कई बार ना हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है वेट और मास के बीच में, है ना, तो ये वो पहले हम क्लियर कर लें ताकि आगे हम डेंसिटी, वेट डेंसिटी वगैरह पढ़ें तो हमको ये ना समझ में ये दिक्कत ना हो कि ये क्या हमारा वेट है और क्या मास है। तो वेट वर्सेस मास, वेट वर्सेस मास। देखिए, अगर मैं वेट की बात करूं ना, तो वेट एक तरीके की क्या है, फोर्स है। लेकिन अगर मैं मास की बात करूं, तो मास क्या है, एक तरीके की यूनिट ऑफ क्वांटिटी है। मास क्या है आपका, यूनिट ऑफ क्वांटिटी, यूनिट ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, यूनिट ऑफ क्वांटिटी। और जो आपका वेट है, वेट क्या है आपका, मेजर ऑफ फोर्स, मेजर ऑफ फोर्स। ठीक है, तो वेट क्या है आपका, मेजर ऑफ फोर्स। तो वेट जो होता है ना, वो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्लैनेट्स में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगा। पर जो मास होगा वो यूनिवर्सल कांस्टेंट रहता है। अगर आप इंडिया मतलब अगर आप अर्थ की बात करें तो भी मास सेम होगा, आप मून पे जाओगे तो भी मास सेम रहेगा, अगर आप मार्स में जाओगे तो भी मास सेम होगा। पर जो वेट होता है वो डिफरेंट होता है। वो जो होता है वो डिपेंड करता है आप वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है। तो जो वेट होता है वो क्या होता है, वेट होता है आपका मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी। वेट क्या होता है आपका, मास इंटू ग्रेविटी। यानी मास को जब हम ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको हमको क्या मिल जाता है, वेट। वेट एक तरीके से क्या है, वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी। वेट क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी, फोर्स जो बॉडी एक्सर्ट करेगी कहां पे, जो किस पे डिपेंड करेगा, ग्रेविटी पे, डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। तो वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो मास की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ जो मास होता है वो क्या होता है आपका, किलोग्राम होता है। यूनिट ऑफ मास जो होता है आपका वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। पर यूनिट ऑफ वेट क्या होता है, न्यूटन होता है। और न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। यूनिट ऑफ वेट क्या होता है आपका, न्यूटन। तो फोर्स और वेट में सॉरी, वेट और मास में क्या डिफरेंस है कि मास एक तरीके की क्वांटिटी को डिनोट करता है। मास जो होता है वो हर जगह सेम रहेगा, कहीं पे भी आप बात करेंगे तो मास हमेशा सेम रहेगा। तो मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल पुल। जो वेट है वो किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल पुल पे। तो कई बार क्वेश्चन में हमसे, ये बहुत बेसिक सी चीज है वैसे, और क्वेश्चन में कई बार गलतियां हो जाती हैं, इसलिए हम इसको एक बार क्लियर कर लिया। ठीक है, तो वेट और मास में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। वेट क्या होता है आपका, एक तरीके का फोर्स होता है। मास आपका एक तरीके की क्वांटिटी होती है, मेजर ऑफ क्वांटिटी होती है। वेट जो होता है वो हर जगह अलग अलग होता है, मास हमेशा कांस्टेंट होता है। वेट की यूनिट आपकी केजी होती है और मास की यूनिट आपकी न्यूटन होती है। अगर आप मास में मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रेविटी का तो आपको क्या मिल जाता है, वेट मिल जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं हमारा जो चैप्टर है, वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, है ना। इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है, जहां से हमारा मेनली इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है अब, वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो अब हम शुरू करने वाले हैं आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देंगे। फ्लूइड नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं।
ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आपका सरफेस टेंशन हो गया, आपका वेट डेंसिटी हो गया, आपका डेंसिटी हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, विस्कोसिटी हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, वेपर प्रेशर हो गया। ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंदर ही आता है। तो एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, फिर डेंसिटी के बाद हम समझेंगे वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। धीरे धीरे करके हम चीजों को और अच्छे से देखेंगे। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट डेंसिटी। पहला हम बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। तो जनरल भाषा में अगर सिंपली हम डेंसिटी को समझने की बात करें, तो डेंसिटी क्या होता है? वैसे तो मास अपॉन वॉल्यूम, पर वो तो आपकी कौन सी बात हो गई? वो तो फॉर्मूले से रिलेटेड बात हो गई। डेंसिटी का मतलब होता है कंपैक्टनेस। इट मींस कंपैक्टनेस, यानी कि किसी एक अवेलेबल स्पेस में किसी भी चीज की कितनी क्वांटिटी है, क्या आता है ये? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो यानी इस वॉल्यूम में, मान लीजिए एक वॉल्यूम है, तो इस वॉल्यूम में किसी भी चीज का कितना मास प्रेजेंट है, जितना ज्यादा मास प्रेजेंट होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? डेंसिटी होगी। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिक्विड की बात करूं, अगर आपने एक कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, किसी भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, वही आपको क्या बताता है? डेंसिटी बताता है। डेंसिटी मतलब कि आपका क्या हो गया? कंपैक्टनेस। यानी किसी भी चीज, कोई भी चीज कितनी ठोस है। जैसे अगर आप नमक की बात करें, अगर हम नमक के जो ढेला होता है उसकी बात करें, तो वो बहुत ही ज्यादा क्या दिखता है हमें? कंपैक्ट दिखता है। पानी की बात करेंगे तो उतना ज्यादा उसमें कंपैक्ट नहीं होता है ना। नमक के ढेले के अंदर अगर आप कोई और चीज ऐड करना चाहेंगे तो ऐड हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें कंपैक्टनेस इतनी ज्यादा है, उसके अंदर पर्टिकुलर जो स्पेस अवेलेबल है उसमें उस पर्टिकुलर चीज का मास इतना ज्यादा है कि और एडिशनल मास हम उसमें ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं पानी की बात करूं, तो पानी के ऊपर अगर आप किसी चीज को ऐड करना चाहें, उसमें डाइल्यूट करके उसको मिलाना चाहें, तो मिल जाता है, क्योंकि पानी के अंदर जितना स्पेस अवेलेबल है, मास उतना ज्यादा नहीं है। तो डेंसिटी क्या होती है? इट मींस कंपैक्टनेस, यानी कोई भी चीज कितनी कंपैक्ट है, कितनी पास पास है, कितनी ठोस है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर अवेलेबल स्पेस में, वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर अवेलेबल स्पेस में उस चीज की क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर स्पेस में क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है। जैसे गैस की मैं बात करूं, तो गैस की डेंसिटी बहुत नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि जो हमारे पास स्पेस अवेलेबल होता है उसमें गैस की क्वांटिटी बड़ी कम है, तो इसलिए उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। लेकिन यहीं पे मैं जैसे नमक के डिल्ले की बात कर रहा था, तो उसमें क्या होता है कि जो स्पेस अवेलेबल है उसमें जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो यही आपका बेसिकली क्या हो जाता है? डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है आपका? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या हो जाता है? मास अपॉन वॉल्यूम। यहीं पे इसको बना लेते हैं। नोट्स आप साथ साथ में बनाते जाइएगा, तो आपको काफी आसानी होगी आगे समझने में। जब आप रिवाइज करेंगे चीजों को, तो और अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। और डेंसिटी को हम डिनोट किससे करते हैं? डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से। डेंसिटी को हम डिनोट किससे करते हैं? रो से। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास क्या हो गया आपका? मास हो गया आपका क्वांटिटी, और वॉल्यूम हो गया आपका स्पेस अवेलेबल। तो जो डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मास के। एज मास इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे आपका मास इंक्रीज होता है, वैसे वैसे क्या इंक्रीज हो सकता है? आपका डेंसिटी भी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका मास इंक्रीज होता है, वैसे वैसे आपका डेंसिटी भी इंक्रीज होता जाता है। डेंसिटी को हम डिनोट किससे करते हैं? डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से। रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी डेंसिटी की? मास की यूनिट क्या होती है आपका? केजी। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। अगर मैं सीजीएस में बात करूं, तो सीजीएस में यूनिट क्या होती है मेरी? ग्राम।
और ये क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ग्राम पर सीसी भी बोल सकता हूँ, ग्राम पर सीसी भी बोल सकता हूँ। तो ये मेरी क्या हो गई, यूनिट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, ये क्या हो गई मेरी यूनिट ऑफ डेंसिटी। अब इसके अलावा एक चीज आपको और याद रखनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना, कई बार हमसे डेंसिटी ऑफ वाटर भी पूछ लिया जाता है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में एक चीज हम और डिस्कस कर सकते थे। बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड दो तरीके की होती है, एक आपकी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। चलिए मैं आगे बता दूंगा आपको। ठीक है, अभी हम डेंसिटी कर लेते हैं, डेंसिटी के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। और बेसिकली जो डेंसिटी हो गई आपकी मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपको और याद रखना है, वो याद रखना है डेंसिटी ऑफ वाटर। जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो कितनी होती है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। पर ये स्टेटमेंट जो हमने लिखा 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ये गलत है ना, जब तक हम यहाँ पे डिनोट नहीं कर रहे एट द रेट 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब बात आती है कि 4 डिग्री सेल्सियस ही में हम क्यों बता रहे हैं। 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसमें डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, डेंसिटी जो वाटर की होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर आप टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करेंगे तो भी डेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर आप टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस से कम करेंगे तो भी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ वाटर विल गेट डिक्रीज। जो डेंसिटी है वाटर की वो डिक्रीज होगी। अब इसमें एक चीज और समझना है आपको, एक चीज और समझना है कि ये ऐसा क्यों होता है। तो इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि जो स्पेसिफिक एनर्जी होती है वाटर की, वो मिनिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। इसलिए डेंसिटी और जो स्पेसिफिक एनर्जी होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसलिए जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, hence density is maximum at 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आता है आपका रिलेशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर। रिलेशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर। हाँ, एक अपन ने एयर का भी नहीं देखा। तो डेंसिटी ऑफ एयर क्या होती है आपकी, डेंसिटी ऑफ एयर भी आपसे पूछ सकता है 1.24, या कहीं जगह आपको 1.21 भी दिखेगा, 1.2 लिख लेते हैं हम। डेंसिटी ऑफ एयर इक्वल्स टू 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। अब इसमें भी आपको टेम्परेचर बताना जरूरी है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि जनरली हम 20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए जब भी हम डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। अब रिलेशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर। रिलेशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर। तो क्या रिलेशन होता है आपका डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ।
तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो डेंसिटी का क्या रिलेशन होगा? है ना? तो ये भी हमको पता होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप मुझे बताइए, जब आप बर्फ़ का टुकड़ा लेते हैं और उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो डेंसिटी कम होती है, ज़्यादा होती है? बर्फ़ किसमें कन्वर्ट हो जाती है? पानी में। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, तो जो डेंसिटी है, वो क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हो, तो बर्फ़ बनना चालू हो जाती है, यानी कि डेंसिटी जो होती है, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज़ होती है। तो डेंसिटी और टेम्परेचर कैसा है? इनवर्स का रिलेशनशिप है, ठीक है? तो डेंसिटी एंड टेम्परेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है? डेंसिटी और टेम्परेचर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक? ये पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन कैसा होता है आपका डेंसिटी और टेम्परेचर का। और अगर प्रेशर की बात करें, तो जैसे-जैसे आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, तो डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। ठीक है? तो विथ प्रेशर डेंसिटी इंक्रीज़ेज़ विथ प्रेशर, विथ इंक्रीज़ इन प्रेशर। ठीक है? ये हमारी हो गई किसकी बात? डेंसिटी की बात। जितनी भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, सारी हमने कवर कर ली यहाँ पे। अब एक चीज़ यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में बात करें, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटीन्यूअस फ्लूइड व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ द फ्लूइड आर कॉल्ड बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आपकी? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक तरीके से ये, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटीन्यूअस फ्लूइड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटीन्यूअस फ्लूइड व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ द फ्लूइड। ये मोशन ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करते। अगर आपका फ्लूइड का मोशन भी हो रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। अगर डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर मान लीजिए स्थिर है पानी, है ना? चल नहीं रहा है पानी, तो जो डेंसिटी होगी पानी की, वही चलते हुए पानी की भी डेंसिटी होगी, है ना? तो अगर आपका डेंसिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटीन्यूअस फ्लूइड व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड, जो कि मोशन ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करते। चलिए एक चीज़ और यहाँ पे हम समझते हैं, है ना? एक चीज़ और समझते हैं हम यहाँ पे। एक हम समझते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, है ना? ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड समझने के पहले एक हम समझते हैं कौन-कौन सी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं। बेसिकली जब मैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ, तो 2 तरीके की प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ। एक तो हो गया आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक हो गया आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना? तो समझने की कोशिश करते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो जभी भी हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जभी भी हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज क्या हो गए? आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड, है ना? सिंपल भाषा में, अगर आप ज़्यादा इसको डीप में वो नहीं करना चाहते, तो जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्लूइड के, वही क्या होते हैं? फ्लूइड प्रॉपर्टीज होते हैं। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज क्या हो गई आपकी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड। अभी जो फ्लूइड होती है ना, ये 2 तरीके के होते हैं। एक आपके होते हैं इंटेंसिव फ्लूइड और एक आपके होते हैं एक्सटेंसिव फ्लूइड। एक आपके होते हैं इंटेंसिव और एक आपके होते हैं एक्सटेंसिव।
इंटेंसिव और दूसरे होते हैं आपके एक्सटेंसिव। अगर मैं इंटेंसिव फ्लूइड की बात करूं तो बेसिकली आपके जो इंटेंसिव फ्लूइड होते हैं वो फ्लूइड होते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं मास के। ठीक है, तो आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टीज या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आर दोज प्रॉपर्टीज डज नॉट विच आर डिपेंड इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द फ्लूइड सिस्टम। प्रॉपर्टीज which are independent of the mass of the fluid system। उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के? एग्जाम्पल आपके हो जाते हैं टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी। ये कौन से हो गए आपके? टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर आपका मास पे डिपेंड नहीं करता, डेंसिटी भी आपका मास पे डिपेंड नहीं करता। मतलब डेंसिटी मास पे डिपेंड करता है, पर बेसिकली अगर इतना मास की जो मान लीजिए वाटर लिया हमने, तो छोटे से वाटर के टुकड़े की जो डेंसिटी होगी, थोड़े से वाटर की जो डेंसिटी होगी, और पूरे वाटर की डेंसिटी भी उतनी होगी, है ना। तो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, कितनी भी क्वांटिटी ऑफ वाटर लेकर आओ आप, उसकी जो डेंसिटी होगी वो 1000 ही होगी। अब दूसरे होते हैं आपके कौन से? दूसरे होते हैं आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच वेरीज या विच डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, जो डिपेंड करते हैं साइज पे। प्रॉपर्टीज whose values depends on the size of the extent of the system, depends on the size और एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम, यानी कितना ज़्यादा है आपका फ्लूइड, उस पर डिपेंड करेगा। अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड होगा तो ये ज़्यादा होंगी, बहुत कम फ्लूइड होगा तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ कम होंगी। यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा है आपका? डिपेंड कर रहा है आपके साइज पे। तो कौन कौन से होता है आपका? मास हो गया, देन आपका वॉल्यूम हो गया, और आपका मोमेंटम हो गया। अगर कम फ्लूइड होगा तो उसका मास कम होगा, ज़्यादा फ्लूइड होगा तो उसका मास ज़्यादा होगा, कम फ्लूइड होगा तो उसका वॉल्यूम कम होगा, ज़्यादा फ्लूइड होगा तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो साइज पे डिपेंड कर रहे हैं फ्लूइड के। लेकिन टेम्परेचर अगर आप थोड़ा सा पानी लोगे तो भी उतना ही गर्म होगा, ज़्यादा पानी लोगे तो भी उतना ही गर्म होगा। थोड़ा सा पानी लोगे तो भी डेंसिटी उतनी होगी, ज़्यादा पानी लोगे तो भी डेंसिटी उतनी होगी। थोड़ा सा पानी लोगे उसकी प्रेशर भी उतनी होगा, ज़्यादा पानी लोगे उसका भी प्रेशर उतनी होगा। तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। लेकिन जब जो मास पे डिपेंड करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि क्या होती हैं? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों होती हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी होंगी आपकी? विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, तो उसके बारे में हम आगे बात करने ही वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए जब भी हम बात करते हैं किसके बारे में? फ्लूइड के बारे में। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हमने शुरू किया, डेंसिटी की बात कर ली, है ना। डेंसिटी का रिलेशनशिप देख लिया आपका, चाहे टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, सबके साथ। हाँ, एक चीज और पता होनी चाहिए हमको, वो होता है आपका डायमेंशन यूनिट, है ना। डायमेंशन ऑफ, काफी पूछा जाता है आपका ये। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, डायमेंशन निकालते आपको आता होगा, कैसे निकालते हैं डायमेंशन हम? देखिए, 3 यूनिट होती है डायमेंशन में, एक होता है मास, दूसरा होता है आपका लेंथ, और तीसरा होता है टाइम। ठीक है, मास यानी कि आपका किलोग्राम में जो भी है, लेंथ यानी आपका जो मीटर में है, और टाइम जो आपका यानी सेकंड में है। अगर मैं बात करूं किसकी? डेंसिटी के बारे में, तो डेंसिटी क्या है आपका? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की यूनिट तो सीधे से केजी होती है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। तो मास आपका कितना हो गया यहाँ पे? 1 हो गया, और आपका जो मीटर क्यूब है वो लेंथ है, तो लेंथ कितना हो गया? 3 हो गया। पर क्यों होगा? अपॉन में होगा तो -3 हो जाएगा। तो m1l-3 आपकी क्या हो जाएगी? इसकी डायमेंशनल यूनिट हो जाएगी, है ना। ये बनता होगा आपको, खैर फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया।
तो ये क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशनल यूनिट, m आपका क्या है 1 है और l क्या है आपका 3 है। m1 l3 l-3 और 2 0। हमेशा m पहले लिखते हैं फिर l लिखते हैं और फिर t लिखते हैं। तो ये इसकी डायमेंशनल यूनिट हो गई विस्कोसिटी, सॉरी मास डेंसिटी की, है ना। इसको कई बार डेंसिटी और कई बार मास डेंसिटी भी बोलते हैं। कई बार इसको डेंसिटी और कई बार हम इसको मास डेंसिटी भी बोलते हैं। कई बार हम इसको डेंसिटी बोलते हैं और कई बार हम इसको मास डेंसिटी बोलते हैं। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, है ना। इस सेशन के लिए इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। एक बार चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, एक चीज़ हम और कवर कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट भी हम कवर कर लेते हैं, वेट डेंसिटी। नेक्स्ट आपका क्या है, वेट डेंसिटी। लगभग लगभग ये आपका डेंसिटी का ही पार्ट है, बस उसको डेंसिटी को आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, ग्रेविटी से। डेंसिटी को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रेविटी से, तो हमें क्या मिल जाती है, वेट डेंसिटी मिल जाती है। तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय, इसको कई बार हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक वेट भी बोल देते हैं। तो कई बार हम स्पेसिफिक वेट भी बोल देते हैं। तो ये क्या होता है, रेशियो होता है आपका, है ना, कुछ नहीं है आपका। अभी हम मास के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, अगर हम वेट के रिस्पेक्ट में बात करने लगे तो वो हमारा वेट डेंसिटी हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रेशियो ऑफ वेट एंड वॉल्यूम। तो ये भी आपके कॉम्पैक्टनेस को ही बताएगी। जितना ज़्यादा आपका स्पेसिफिक, जितना ज़्यादा आपका वेट डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा आपका जो पार्टिकल है वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, गामा से डिनोट करते हैं। गामा इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट डेंसिटी इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम, डिनोट करते हैं गामा से डब्लू अपॉन, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम वेट को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू ग्रेविटी भी लिख सकते हैं। वेट क्या होता है आपका, अभी मैंने बताया था आपको, मास इंटू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो आपका मास अपॉन वॉल्यूम है, ये जो आपका मास अपॉन वॉल्यूम है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी लिख सकता हूँ। ये क्या है, डेंसिटी है। ये क्या है, डेंसिटी है। तो मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम को मैं डेंसिटी, तो डेंसिटी इंटू ग्रेविटी लिख सकता हूँ, यानी कि रो इंटू जी भी लिख सकता हूँ। तो मेरा जो गामा का फॉर्मूला मुझे मिला वो क्या मिल गया, रो इंटू जी। गामा का फॉर्मूला क्या मिल गया मेरे को, रो इंटू जी। ठीक है, इजी है। मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख दिया, डेंसिटी लिख दिया, और डेंसिटी इंटू ग्रेविटी मेरा फॉर्मूला हो गया, तो रो इंटू जी भी लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, रो इंटू जी भी लिख सकता हूँ। इसके अलावा इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट भी हमारे को पता होना ज़रूरी है। तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी, वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। ठीक है, न्यूटन पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी? डायमेंशन ऑफ वेट डेंसिटी। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, इसको निकाल सकते हैं। न्यूटन क्या हो गया आपका? न्यूटन हो गया आपका फोर्स, और मीटर क्यूब क्या हो गया आपका? वॉल्यूम। तो चलिए, ये तो वॉल्यूम का आपका एल की पावर 3 हो गया, ये तो खत्म, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये तो आसान था। अब फोर्स की क्या होती है आपकी डायमेंशन? फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है आपका? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास यानी कि m1 हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी यहाँ पे मीटर यानी क्या हो गया? लेंथ हो गई, तो लेंथ 1 हो गया, और टी यहाँ पे 2 हो गया। तो यहाँ पे अगर फोर्स की मैं डायमेंशन निकालता हूँ, तो फोर्स की डायमेंशन क्या मिलती है मेरे को? m1 L1 और t माइनस टू। m1 L1 t माइनस टू मेरी किसकी हो गई? ये फोर्स की हो गई। और इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे? वॉल्यूम से, यानी एल की पावर 3 से। एल की पावर 3 से डिवाइड करूंगा तो m1 एल की पावर माइनस टू और टी की पावर माइनस टू, ये मेरी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। क्या यूनिट हो जाएगी? m1 एल की पावर माइनस टू और टी की पावर भी माइनस टू। तो मेरी डायमेंशन क्या बन गई? समझ में आ गया होगा ये आपको। फोर्स में क्या किया हमने? पहले इसको तोड़ दिया, फोर्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की तो मुझे पता है, मीटर क्यूब। न्यूटन में क्या होता है आपका? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या यूनिट होता है? मास आपका मास ही होगा, यानी 1 kg, है ना, मास यानी केजी। तो मास का तो रहेगा मास। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर यानी कि लेंथ, यानी L1, सेकंड स्क्वायर यानी कि टाइम, यानी T2। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमको क्या मिल गया? तो हमें मिल गया, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? m1 L माइनस टू और t माइनस टू। तो ये इसकी क्या होती है? डायमेंशनल यूनिट होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसके बारे में? डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी, सॉरी, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वेट डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगी? वेट डेंसिटी हो जाएगी डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1000, इंटू जी कितना होता है? 9.81। तो क्या हो जाएगा ये? 981 न्यूटन पर मीटर क्यूब। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर मैं इसको किलो न्यूटन में लिखना चाहता हूँ, 981 न्यूटन पर मीटर क्यूब को अगर मैं किलो न्यूटन में लिखना चाहता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एयर की चाहें तो उसको भी निकाल सकते हैं इनटू ग्रेविटी करके, है ना, 1.2 इंटू 1000। तो वो क्या हो जाएगी आपकी? सॉरी, 1.2 इंटू 9.81, है ना, तो वो आपका आ जाएगा डेंसिटी ऑफ, आपका डेंसिटी ऑफ एयर, सॉरी, वेट डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। इसके बाद वाली यूनिट में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे। वेट डेंसिटी के बारे में हमने बात कर ली, इसके बाद वाली यूनिट में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे। एक बार अगर चीज़ों को रिवाइज करें कि आज हमने क्या-क्या देखा इस सेशन में, तो बेसिकली हमने स्लिप फ्लो के बारे में बात की, है ना? जब आपका जो नुडसन नंबर है वो 0.01 से लेके 10 के बीच होता है तो स्लिप फ्लो होता है। यानी कि जो पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के, वो आपके सरफेस के साथ चिपकते नहीं हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। सेकेंडली फिर हमने बात की आपकी फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो के बारे में। तो जब आपका नुडसन नंबर 10 से ज़्यादा होता है तो मॉलिक्यूलर फ्लो कैसा होता है? फ्री होता है। ठीक है? ये आप चाहें तो याद रख सकते हैं। तो थोड़ा-सा हम ठीक है? तो ये आपका ये फ्लो कंडीशंस भी आप चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है? ये भी आप याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा फिर हमने फोर्सेस के बारे में बात की, वेट और मास में डिफरेंस क्या होता है वो बात की हमने, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, और फिर हमने डेंसिटी और आपका वो सारी चीज़ें देखी, और फिर हमने देखा आपका वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट। इसके आगे वाले सेशन में हम फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह की बात करेंगे। इस सेशन के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में इसके आगे किसी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, और कोई भी अगर कमीशन या कोई भी अगर सजेशन या सुझाव हो तो प्लीज़ आप कॉन्टेक्ट करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।
ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।